जीएसटी 2 और 2B का रिकॉन्सिलेशन करना एक अकाउंटेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग काम है। लेट्स सपोज कि आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर मंथली काफ़ी सारे परचेज के इनवॉइस आते हैं। उस केस में अगर आप मैनुअल 2 या 2B का रिकॉन्सिलेशन करते हैं तो आपका काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम भी होता है और आपका दिमाग भी ज़रूर खराब होता है। अब इस स्थिति से बचने के लिए आपके पास में कई अलग अलग रास्ते होते हैं। जो आपके पास में पहला रास्ता है वो है पेड सॉफ्टवेयर का। अगर आप कोई पेड टूल या पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली जीएसटी 2 और 2B का रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप पेड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे फीचर्स के साथ में रिकॉन्सिलेशन का काम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा जो हमारे पास में रास्ता आता है वो है टेलीप्राइम 4.0 का इन बिल्ट फीचर। टेलीप्राइम 4.0 में 2 या 2B रिकॉन्सिलेशन का फीचर अब हमें मिल गया है। इसके बारे में भी मैं एज सुन एज पॉसिबल वीडियो अपलोड करके आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास में आता है वो आता है एक्सेल पिवोट टेबल। एक्सेल में पिवोट टेबल का यूज़ करके आप 2 और 2B का रिकॉन्सिलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको पिवोट टेबल का नॉलेज नहीं है तब भी आसानी से आप रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री भी है और कम से कम टाइम में आप रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। अब ये पिवोट टेबल है क्या, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। पिवोट टेबल लार्ज डेटा को शॉर्ट डेटा में बदल सकता है। यानी मान लीजिए कि आपके पास में एक लार्ज डेटा है तो उसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से शॉर्ट डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर भी आपको जिस तरीके की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर पिवोट टेबल को यूज करेंगे जीएसटी 2 रिकॉन्सिलेशन करने के लिए। अब हम कंप्यूटर पर चलेंगे और देखेंगे पिवोट टेबल होता है क्या, इसको किस तरीके से आप यूज करके जीएसटी 2 या 2B का रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर टर्न ऑन करें ताकि इसी तरह के और वीडियो आप देखते रहें। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, तो एक्सेल में पिवोट टेबल फंक्शन का यूज़ करके आप जीएसटी 2 रिकॉन्सिलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको कुछ स्टेप फॉलो करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपका जो जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी 2B है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास में एक्सेस नहीं है, जिसके पास में भी एक्सेस है उससे आपको जीएसटी 2B मंगवा लेना है पोर्टल का। तो ये हमारा जीएसटी 2B हो गया जीएसटी पोर्टल का, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे कॉलम है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे पास वही जो B2B का डेटा आएगा जीएसटी 2B का, वो हमें थोड़ा सा एडिट करना है। और जो मैंने एडिट किया है, जिन जिन कॉलम की ज़रूरत थी वो आपको रख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे जीएसटी नंबर की ज़रूरत है, पार्टी नेम, इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, SGST और CGST। केवल इन कॉलम की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास में जीएसटी पोर्टल का 2B डेटा था उसको मैंने इस कॉलम के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको टेली में कंपनी को ओपन कर लेना है जिसका भी आपको रिकॉन्सिलेशन करना है। फिर आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर आपको जाना है यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट्स में, फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जीएसटी 2B रिकॉन्सिलेशन। अगर आपका टेली का वर्जन पुराना है तो आपको यहाँ पर 2A या 2B जो भी दिखाई दे रहा है उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जीएसटी 2B को ओपन कर लूँगा। उसके बाद में मेक श्योर कि आपका जो पीरियड लगा हुआ है वो जिस भी महीने का आप कंपैरिजन कर रहे हैं या रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं वो पीरियड लगा हुआ है। फिर यहाँ पर आपको Alt+F1 प्रेस करना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके B2B इनवॉइस हैं इस महीने के टोटल 79 हैं। इस पर मैं एंटर करूँगा। जैसे एंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास में सप्लायर वाइज डिटेल आ जाएगी, बुक्स में जो भी मैंने बिल चढ़ाए हुए हैं उनकी। अगर आपकी सप्लायर वाइज नहीं आ रही है तो यहाँ पर आपको फंक्शन बार में ऑप्शन मिल जाएगा सप्लायर वाइज लिखा हुआ, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये रिपोर्ट एज इट इज़ इस तरीके से आ जाएगी। फिर उसके बाद में आपको एक बार यहाँ पर F12 प्रेस करना है। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट बाय पार्टी नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आकर के यस करके एंटर कर देना है। फिर इससे क्या होगा, इसकी शॉर्टिंग हो जाएगी पार्टी नेम के हिसाब से। आप देख सकते हैं A to Z यहाँ पर शॉर्टिंग हो गई। अब अगले स्टेप में आपको ये जो बुक्स का डेटा है वो एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपको करंट में जाकर के इस फाइल को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये फाइल मैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी अगली शीट है B2B बुक्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरी बुक्स के अंदर डेटा है सप्लायर वाइज वो मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर लिया है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सेम डेटा है जो कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक्सपोर्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर 2 कॉलम है जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। एक तो सेस का, इसको हम डिलीट कर देंगे, और एक टोटल टैक्स का, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। तो अब हमारी बुक्स का जो सप्लायर वाइज डेटा है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है,
आप देखेंगे जो हमारी बुक्स का जो डेटा है वो सप्लायर वाइज है, और जो हमारी जीएसटी का टू बी डेटा है वो इनवॉइस वाइज है। ठीक है, यहाँ पर एक एक इनवॉइस की डिटेल आ रही है। तो हमें क्या करना है, ये जो डेटा है जीएसटी का डेटा, इसको भी सप्लायर वाइज कन्वर्ट करना है, और वो आप कर सकते हो पीवोट टेबल के जरिए। तो हम क्या करेंगे, जो B2B का जीएसटी डेटा है उसमें जो भी डेटा है उस पूरी टेबल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टेबल को सेलेक्ट कर लिया, फिर इसकी हम बनाएंगे एक पीवोट टेबल। उसके लिए हमें जाना है इंसर्ट में, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पीवोट टेबल का, इस पर करना है क्लिक। फिर यहाँ पर आपके ऊपर आ जाएगी टेबल रेंज, यहाँ पर आपको रखना है न्यू वर्कशीट और आपको कर देना है ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक नई वर्कशीट बन जाएगी जो कि होगी हमारी पीवोट टेबल की। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार यहाँ पर इसके बाद में शिफ्ट कर लेते हैं और इसका रीनेम कर देते हैं पीवोट। ठीक है, पीवोट ऑफ जीएसटी, यानी जो जीएसटी का डेटा है उसकी हम पीवोट टेबल बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर रीनेम कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास में जीएसटी का B2B जो डेटा था 2B का, वो इस फॉर्मेट में था। फिर हमने क्या किया, उसमें जो रिक्वायर्ड हमें जो चाहिए थी डिटेल वही हमने केवल रखी, बाकी कॉलम को हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद में क्या किया, हमने इस टेबल की एक पीवोट टेबल बना ली। अब पीवोट टेबल हम कैसे बनाएंगे, जो हमारी बुक्स की पीवोट टेबल है या टेबल है उसके हिसाब से। सबसे पहला कॉलम है जीएसटी नंबर का, तो हम जीएसटी नंबर कॉलम को इग्नोर करेंगे, हम लेंगे पार्टी नेम कॉलम को। तो हम पीवोट ऑफ जीएसटी जो पीवोट टेबल है उसमें जाएंगे और यहाँ पर आपको पार्टी नेम मिलेगा, इस पर कर देंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पीवोट टेबल बन जाएगी और पार्टी का नाम आ जाएगा इस तरीके से, जिस तरीके से हमारी बुक्स में है। फिर उसके बाद में हमें लेना है वाउचर काउंट, यानी किस पार्टी के कितने इनवॉइस हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वापस पीवोट टेबल में जाना है और ये जो पार्टी नेम लिखा हुआ है इसको आपको ड्रैग करके वैल्यू वाला जो कॉलम है यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर काउंट भी आ जाएगी, यानी किस पार्टी के कितने बिल हैं वो यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे इसी तरह। अब आपको टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST और इनवॉइस वैल्यू को लेना है। तो हम जाएंगे पीवोट टेबल में, सबसे पहले हम लेंगे टैक्सेबल, फिर लेंगे IGST, फिर SGST, फिर CGST और फिर इनवॉइस वैल्यू। तो अब आप देखेंगे जो हमारा जीएसटी का डेटा है वो सप्लायर वाइज में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास में जो B2B का डेटा था वो कुछ इस फॉर्मेट में था, फिर हमने उसमें जो हमारे ज़रूरत के कॉलम थे वो रखे, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया हमने इस तरीके की पीवोट टेबल में, ताकि हम कंपैरिजन कर पाएँ बुक्स का और जीएसटी का डेटा आसानी से। अब हमें क्या करना है, इन दो डेटा को आपस में कंपैरिजन करना है, जो कि बहुत आसान हो गया हमारे लिए। इसको भी आप ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो पीवोट टेबल का डेटा हमने जीएसटी का डेटा कन्वर्ट किया है इसको करेंगे कॉपी, सेलेक्ट करके Ctrl+C, ये डेटा हो गया कॉपी। और B2B बुक्स वाला जो शीट है उसमें आएंगे, एक कॉलम छोड़ करके Ctrl+Alt+V प्रेस करेंगे और यहाँ पर वैल्यू पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैं सेल को फिट कर लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि हमारा ये वाला जो डेटा है वो तो एज पर बुक्स है और ये वाला जो डेटा है वो एज पर जीएसटी है। तो जो जीएसटी का डेटा इतना लंबा चौड़ा था वो इतना शॉर्ट में कन्वर्ट हो गया और अब कंपैरिजन करना मेरे लिए बहुत आसान है। तो मैं क्या करूँगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं 1 बाय 1 कंपैरिजन करूँगा। ठीक है, सबसे पहले आप कोई भी एक वैल्यू पिक कर लीजिए। आप टैक्सेबल वैल्यू से टैक्सेबल वैल्यू मैच कर लीजिए या फिर इनवॉइस वैल्यू से इनवॉइस वैल्यू मैच कर लीजिए। तो हम टैक्सेबल वैल्यू को टैक्सेबल वैल्यू से मैच करेंगे। तो बाकी के जो कॉलम है एक बार सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं कर दूंगा हाइड, और इधर भी आऊँगा बाकी के कॉलम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कर दूंगा हाइड। अब मेरे पास में जो जीएसटी का डेटा है उसकी टैक्सेबल वैल्यू है और जो बुक्स का डेटा है उसकी टैक्सेबल वैल्यू है। अब मैं 1 बाय 1 कंपेयर करूँगा। कंपेयर कैसे करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, एक फॉर्मूला लगाऊंगा प्लस और इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर करूँगा माइनस और इस डेटा इस वैल्यू को सेलेक्ट करके एंटर करूँगा। यहाँ पर आंसर आया 0। 0 क्यों आया, क्योंकि अनीता इंटरनेशनल की मेरे बुक्स में टैक्सेबल वैल्यू 17,203 है और जीएसटी में वैल्यू 17,203 है। इसका मतलब मेरे यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 आया। अब इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा लास्ट तक। तो अब आप देखेंगे जहाँ तक भी मेरा 0 आ रहा है इसका मतलब मेरा वहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं है। फिर आपके कहीं पर भी प्लस माइनस वैल्यू आने लग जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका वहाँ पर डिफरेंस है और वो आपको फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ मेरे 4034 रुपये जो है वो माइनस में आए। क्यों आए, चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पार्टी का नाम है ICICI बैंक लिमिटेड, लेकिन यहाँ पर पार्टी का नाम है किशोर ट्रेडर्स, यानी ये जो कंपैरिजन हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो किशोर ट्रेडर्स यहाँ पर कहाँ है, ये रहा, और यहाँ पर है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, किशोर ट्रेडर्स को आमने सामने लेकर गएंगे। तो आमने सामने लेकर के लेने के लिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+X प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे किशोर ट्रेडर्स मेरा यहाँ पर है। तो इस सेल में आकर के Ctrl+V कर देंगे, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर किशोर ट्रेडर आ गया और यहाँ पर किशोर ट्रेडर आ गया। वापस से फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो अब आप देखेंगे अगेन, अब उसके बाद में यहाँ पर भी मेरा जो सिर्फ राउंड ऑफ का फ़र्क आ रहा है, उसके बाद में जो अगला मेरा फ़र्क आया वो 6760 रुपये का यहाँ पर आया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शिव एंटरप्राइजेज लिखा हुआ है, यहाँ पर भी शिव है, इसका मतलब यहाँ पर फ़र्क है। और इसी तरह यहाँ पर श्रीराम सेल्स लिखा हुआ है और यहाँ पर भी श्रीराम सेल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी फ़र्क है। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं ये वाला मेरा डेटा जो है वो 0 हो गया। तो अब मेरा फाइनल जो भी डिफरेंस है वो निकल करके सामने आ गया। पहला डिफरेंस मेरा ICICI बैंक लिमिटेड जो कि GST पर शो कर रहा है लेकिन मेरे बुक्स में नहीं है, तो इसके 3 इनवॉइस है, उनकी एंट्री मुझे करनी है। फिर आप देख सकते हैं कान्हा सेल्स कॉरपोरेशन, ये GST पोर्टल पर एक इनवॉइस है लेकिन मेरे बुक्स में एक भी एंट्री नहीं है, तो इन 2 की मैं कर लूँगा एंट्री। फिर उसके बाद में आप देखेंगे शिव एंटरप्राइजेस का मेरे बुक्स में एक ही बिल है, जबकि GST पोर्टल पर 4 बिल दिखा रहा है, तो मुझे बाकी के 3 बिल जो हैं वो मंगवाने हैं। ठीक है, अब इसी तरह श्रीराम सेल्स में फ़र्क है, तो श्रीराम सेल्स का मेरे बुक्स में एक ही बिल है लेकिन GST पर 3 शो कर रहा है, तो बाकी के जो बिल हैं वो मुझे मंगवाने हैं। अब आपको जो डिफरेंस है आपको सामने आ गया कि केवल आपके इन 2 पार्टियों में और इन 2 पार्टियों में ही फ़र्क है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें हमारा मिसमैच आया है केवल उन ही पार्टियों को चेक करके हम GST Act 2A 2B का रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक आपका जो काम है वो शॉर्ट आउट हो जाता है पिवट टेबल का यूज़ करके। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।